सभी भाइयों को एक बार फिर नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतवर्ष में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है वो साम्राज्य जिसको कहते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य वैसे तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 से लेकर माना जाता है कि 1847 जो फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस थी तब तक के काल को मुगल काल माना जाता है, लेकिन वास्तविक मुगल काल जो है 1526 से लेकर और औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक ही वास्तविक मुगल साम्राज्य या मुगल काल कहा जाता है। 1707 के बाद हम उत्तर मुगल काल या आधुनिक भारत कहते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लेकिन ये 4 साल ही जिंदा रह पाए। 1526 के बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन किए, लेकिन अफगानों ने शेरशाह सूरी का साम्राज्य आ जाता है। तो ये एक अंतराल है 1540 से लेकर 1556 तक। इस बीच में अफगानों ने शासन किया भारतवर्ष पे। भारतवर्ष पे शासन करने का मतलब होता है कि दिल्ली, आसपास का ये जौनपुर, बिहार, बंगाल, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर अफगान या दिल्ली सल्तनत भी इसी एरिया में ज़्यादातर रही है। इसको भारत पर शासन कहना, चूँकि दिल्ली इनके कब्जे में, इसलिए भारतवर्ष पर साम्राज्य करने की बात कह दी जाती है, जो कि ढंग से इतिहास समझना जरूरी है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत का इतिहास तो हमने बताया ही था कि किस तरह से बहुत छोटे से भूभाग पर शासन था इनका, उससे बड़ा राजपूताना था। लेकिन वो इतिहास थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास लिखने और पढ़ाने की जो परंपरा रही वो स्वतंत्रता के बाद, सो कॉल्ड स्वतंत्रता जो 1947 में मिली, उसके बाद वामपंथी इतिहासकार और सत्ता पक्ष ने अपने हिसाब से अपनी एजेंडों के तहत इतिहास पढ़वाया, लिखवाया। उसी आधार पर क्वेश्चन बनाए गए, उसी तरह से लोगों का बौद्धिक स्तर बनाने का प्रयास किया गया। फिर भी कुछ चीज़ें जो सत्य हैं वो निकल कर आती हैं और वो सबके सामने होनी भी चाहिए। इतिहास पढ़ने का तात्पर्य, जानने का तात्पर्य यही है कि हम सही इतिहास, भारतवर्ष का सही इतिहास जानें। इस परिप्रेक्ष्य में हम शुरू करते हैं मुगलों का इतिहास। वो बाबर जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये अफगानिस्तान के उधर जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, मध्य एशिया जिसको कहते हैं, उसमें तुर्किस्तान एरिए के आप मैप में देख सकते हैं। वहाँ पे ये में आप ध्यान दीजिएगा, उज्बेकिस्तान और समरकंद, ये सब जो एरिया है, समरकंद तो इनका प्राण था। समरकंद ही तुर्कों का मेन राजधानी, मेन केंद्र तुर्कों की समरकंद हुआ करती थी। और पूरे मुगल काल में आप देखेंगे कि बहुत अकबर ने भी, बाद में भी, और बाबर ने तो पूरे जीवन काल में कई बार समरकंद को जीतने का प्रयास किया। अकबर ने भी किया, बाद में हम बताएंगे। समरकंद इनका केंद्र था। तुर्कों का आधिपत्य तभी माना जाता था जब समरकंद पे अधिकार हो, तुर्कों की राजधानी थी वो। तो मध्य एशिया में एक छोटे से क्षेत्र का एक सूबेदार थे इनके पिताजी। फरवरी 1483 में जन्म होता है फरगना में, तुर्किस्तान में। इनके पिता
उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज थे और तैमूर लंग से चौथे वंशज, और माँ की तरफ से, माँ का नाम था कुतलुक निगार खानम, माँ की तरफ से ये 14वें वंशज थे चंगेज खां के। तो इस तरह से एक छोटे से प्रांत में इनके पिताजी जो उमर शेख मिर्जा थे वो सूबेदार थे, और वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1483 में, फरवरी 1483 में जन्म हुआ। फरगना में, तुर्किस्तान में है। लेकिन उमर शेख मिर्जा जो इनके बाबर के पिताजी थे, उनके उमर शेख मिर्जा के जो साले थे, मतलब बाबर के जो मामा थे, उनसे इनकी आपस में लड़ाई बहुत चलती थी आपस में। अब देखिए, भारतवर्ष में राजपूत या जो राजा क्षेत्र था, वहाँ पे अक्सर इतिहासकार बताते हुए मिलते हैं कि आपस में पटती नहीं थी, एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन मध्य एशिया में या तुर्कों में भी इससे बुरी स्थिति थी। वहाँ तो छोटे छोटे कबीले थे, आपस में अक्सर इनकी लड़ाई झगड़े, मार, एक दूसरे पर कब्जा करना, यहाँ तक कि परिवार में ही प्रॉब्लम हुआ करती थी। परिवार का ही एक आदमी निकल के, जैसे बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्जा थे, इनके साले ने ही इनको पराजित कर रहे हैं। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। उस समय बाबर 11-12 साल के थे। लेकिन उस समय 1494 में भी समरकंद अभियान करना पड़ा। समरकंद को जीतने की बड़ी लालसा थी इनके मन में, असफल अभियान रहा। लेकिन दोबारा बाबर ने 1497 में समरकंद को फिर जीतने का प्रयास किया था, वो सफल रहा। लेकिन 100 दिन तक ही वहाँ पे अपने कब्जे में रख पाए, दोबारा से वहाँ से भागना पड़ा इनको। फिर फाइनली 1501 में समरकंद का अभियान किया, समरकंद को जीता, लेकिन 8 महीने बाद फिर भागना पड़ा। तो इस तरह से बाबर को ये लगा कि उत्तर पश्चिम की तरफ, मध्य एशिया की तरफ हमारा क्षेत्र नहीं फैल सकता, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ज़्यादा दिक्कतें थी। उन्होंने, और उधर उतना पैसा भी नहीं था, उन्होंने फिर अपना रुख पंजाब की तरफ, काबुल, कंधार की तरफ या भारतवर्ष की तरफ केंद्रित किया, और उसके बाद से वो भारत की तरफ जीतने की मुहिम में लग गए। 1504 में बाबर ने काबुल को गजनी क्षेत्र में मिला लिया, और 1507 में कंधार को भी मिला लिया। कंधार को मिलाने के बाद इन्होंने मिर्जा की उपाधि छोड़ दी। इनकी आनुवांशिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगलों की आनुवांशिक जो उपाधि या जो धारण करते थे टाइटिल, उसको मिर्जा कहते थे। लेकिन जब कंधार को जीता बाबर ने 1507 में, तो उन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की, जो बाद में बादशाह हो गया। तो बाबर ने 1507 तक काबुल, गजनी क्षेत्र, ये सब अपने ये सारा भूभाग अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया था। और फिर इस तरह से उसने भारत पर आक्रमण करने का सिलसिला शुरू किया। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, आप यहाँ ध्यान रखना कि पानीपत का जो युद्ध है बाबर का, ये 5वां आक्रमण था भारतवर्ष की सीमा में। अब अफगानिस्तान को या जो काबुल का क्षेत्र है, उसको हम भारत से बाहर मान रहे हैं। वो क्षेत्र धीरे धीरे हिंदुओं के प्रभाव से खत्म होने लगा था। अब भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, और इन्होंने 1519 में बाजौर और थारा को जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। कुछ लोग कहते हैं मिलाया नहीं, सिर्फ वो देख रहा था कि भारत में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। इस तरह से 1519 में ही उसने पेशावर पर आक्रमण किया, उसे भी जीत लिया। 1520 में सियालकोट, जो 19 अब पाकिस्तान के अंदर में है, सियालकोट 47 के बाद ही तो पाकिस्तान बना। ये भारत के भूभाग हैं। भारतवर्ष में सियालकोट को 1520 में जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। 1524 में इसने लाहौर को भी जीत लिया फाइनली। अब पंजाब के शासक, अब मैंने पहले भी सल्तनत
के इतिहास में बताया था कि पंजाब या सिंध प्रांत उस एरिया का जो भी सूबेदार होता था वो बड़ा प्रभावशाली होता था और महत्वाकांक्षी भी होता था। कई बार इन्होंने दिल्ली के तख्ते पलटे और खुद शासक बन गए। इसी तरह से दौलत खां एक शासक था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। और दूसरा, इब्राहिम लोदी से नाराज होकर उसका चाचा आलम खां ये भी नाराज था और दिल्ली सल्तनत का अपने को दावेदार मानता था। इसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसमें कुछ लोग राणा सांगा का नाम भी इस तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं कि राणा सांगा की सहमति थी, बाबर आए और बाबर यहाँ जीत लेगा तो फिर चला जाएगा काबुल, फिर हम दिल्ली को सल्तनत को अपने में मिला लेंगे। लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। राणा सांगा तटस्थ थे, राणा सांगा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। बाबरनामा जो बाबर ने, आपको बताता चलूँ कि बाबर ने 2 पुस्तकें लिखी हैं जिसका उल्लेख बार बार आएगा। एक बाबरनामा या तुजूके बाबरी कहते हैं उसको, और दूसरी पुस्तक का नाम है सिराद ए मुसद, पत्रों का संकलन है। 2 तुजूके बाबरी उस बाबरनामा है जो उसके जीवन कथा है। ये 3 शासक हुए जिन्होंने अपनी जीवनी लिखी है। एक सिकंदर लोदी था, एक बाबर, एक आगे मैं बताऊंगा जहांगीर। इसके बाद जब इनको भारत का भौगोलिक परिवेश भी इस समय का समझना जरूरी है। भारतवर्ष में दक्षिण की तरफ विजयनगर साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य, हिंदुओं का साम्राज्य था विजयनगर। बहमनी साम्राज्य था विजयनगर। बहमनी साम्राज्य तो बट चुका था, 5 भागों में बट चुका था बहमनी साम्राज्य, लेकिन विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के नेतृत्व में बिल्कुल यूनाइट था और बहुत मजबूत साम्राज्य था। इधर राजपूताना में मेवाड़ बहुत मजबूत शासन था मेवाड़ का। इधर कुछ मुस्लिम शासन जैसे दिल्ली सल्तनत या बंगाल में जो अफगान शासन कर रहे थे, ये मुस्लिम शासक थे। ऐसा कोई परिवेश नहीं था कि बहुत अच्छा वेलकम मिल रहा हो। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। तोपों का पहली बार प्रयोग बाबर ने किया। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। ये उज्बेकों से सीखा था, इसने उज्बेकिस्तान से लिया गया था। ये कई बार प्रश्न भी आता है। और इसने जो है तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया। उस्मानी विधि में तोपों को सजाने का, सिखाने का तरीका जो था उस्मानी विधि से लिया है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बताना ही पड़ता है। अली कुली और मुश्ताक, अली कुली ने तोपों की व्यवस्था संभाली थी और मुश्ताक ने बंदूकों के जो सेना थी, बंदूकधारी सेना, उसका नेतृत्व किया था। और बताते 12 या 14 हजार की सेना थी बाबर के पास और इब्राहिम लोदी की सेना 1 लाख थी। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ, सुबह शुरू हुआ और दोपहर तक अफगानों को भागना पड़ा और युद्ध क्षेत्र में पहला दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी वहीं मारा गया रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन भारत में इसका टिकना है इस बात पर निर्भर ज़्यादा करता था, जैसा कि कई इतिहासकार बताते हैं, कि वो किसी तरह से राणा सांगा को हराए। राणा सांगा के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। जिहाद मतलब धर्म युद्ध, ये कि इस्लाम का युद्ध है, इस्लाम के लिए युद्ध है, धर्म युद्ध है। काफिरों के खिलाफ जो युद्ध की घोषणा होती है वो जिहाद कहलाता है। ये जिहाद जो है काफिरों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी और बाबर ने जिहाद की घोषणा की कि धर्म युद्ध है। उसने पूरा नाटक फैलाया कि शराब छोड़ दूंगा, उसने बोतलें तोड़वा दी और पूरा मुसलमानों को मोबिलाइज किया और उनमें उत्साह भरा कि किसी तरह से हमें राणा सांगा से जीतना है। और उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध जो है मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ 1527 में। ये बड़ा निर्णायक युद्ध था। इसमें बाबर जीता, राणा सांगा घायल भी हुए।
राणा सांगा बहुत महान योद्धा थे, बताते हैं उसके 80 घाव थे शरीर पर, और उस समय बहुत बहादुरी से राजपूतों ने लड़ा, लेकिन हार हुई राजपूतों की, और बहुत सारे राजपूतों के सर को उसने एक मीनार बनाकर गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला, काफिरों की हत्या करने वाला, और उसकी मीनार बनाकर गाजी की उपाधि धारण की। गाजी बाबा बने। बाबर ने 4 युद्ध किए, पानीपत, खानवा, इसके बाद चंदेरी और फिर घाघरा। चंदेरी के युद्ध में भी इसने जिहाद की घोषणा की, क्योंकि वो मेदिनी राय एक हिंदू शासक थे और ये राणा सांगा के ही सामंत थे। इनके खिलाफ जब युद्ध की घोषणा की तो वहाँ भी जिहाद की घोषणा की कि हमें हिंदुओं के विरुद्ध जा रहा हूँ और जिहाद में सारे मुसलमान साथ आओ और हमें जीतना है। ये वहाँ भी गया और वहाँ पे इसने मेदिनी राय को हराया, पराजित किया, और वहाँ भी हिंदू सेना के कटे हुए सर को इकट्ठा करके मीनार बनवाई और गाजी बाबा बने, गाजी की उपाधि धारण की। इसने मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थीं, जिनको ले आके एक हुमायूं को और एक कामरान को उपहार में दे दिया। ये पारंपरिक रूप से है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इसके बाद एक आखिरी युद्ध होता है 1529 में, घाघरा का युद्ध होता है, जो इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी बंगाल भाग गया था, बंगाल की तरफ चला गया था। उसने अपनी शक्ति अर्जित करना शुरू कर दी थी और वो उसको हराने के लिए बाबर को बंगाल की तरफ जाना पड़ा। वहाँ पे घाघरा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी पराजित हुए। घाघरा अवध क्षेत्र में ही है और ये आखिरी युद्ध था। घाघरा में अफगानों को हराने के बाद 1 साल बाद बाबर की मृत्यु हो गई। इस समय मीर बाकी ने भी अयोध्या में जाकर जो भगवान राम का मंदिर है उसको तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का ढांचा खड़ा किया था, जिस पे निर्णय आ गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। इस तरह से 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अधिक शराब पीता था और अफीम खाने का बहुत ज़्यादा वो था, अफीम की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक दूसरी कहानी बताई जाती है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने खीर में जहर मिला के दे दिया था, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। जैसे भी हो 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहले बॉडी को आराम बाग है आगरा में, वहाँ पे दफनाया गया। बाद में जैसा कि इन्होंने तुजुके बाबरी में अपनी इच्छा जाहिर की थी कि काबुल में मुझे दफनाया जाए डेड बॉडी को, फिर काबुल ले जाके दफनाया गया। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि उनकी कब्रगाह कहाँ है, उनका कब्रिस्तान कहाँ है, तो वो काबुल में है। मुबैयान पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ही हैं। मुबैयान एक पद्य शैली है जिसकी जन्मदाता बाबर को माना जाता है। मदरसों की स्थापना भी कराने का श्रेय बाबर को ही जाता है। मदरसे भारतवर्ष में बाबर के समय से ही प्रारंभ हुए। बाबर ने एक शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का भी चलाया था। शाहरुख नाम का भी बेटा था। इनके कुछ बेटों के नाम मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी, हिंदाल, अहमद शाहरुख, गुलजार बेगम, गुलरंग, गुलबदन बेगम, गुलबदन ने तो हुमायूं नामा की रचना भी की थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की माँ ने खीर दे दिया और बाबर उस वजह से मृत्यु हुई, ये लिखा हुआ है। तो ये बाबर भारतवर्ष में बाहर से एक आक्रांता जिसने भारतवर्ष में आया और यहाँ पे किस तरह से जिहाद घोषित करके इसने जिहाद के नाम पर राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और हिंदुओं की सिर को काटकर मीनार बनवाई और गाजी की उपाधि धारण की। जब इसने पानीपत का युद्ध जीता तो उसको बहुत सारे सोना चांदी बहुत पैसे मिले थे,
तो इसने बहुत सारा पैसा अपने सैनिकों में बांट दिया और काबुल में अपनी जनता को ले जाके बहुत सारा पैसा बांटा, जिसकी वजह से इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर के विषय में बस इतना ही। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंद।